की दहलीज ने उसका रास्ता हर बार रोका। चेहरे पर पर्दा डालने के रिवाजों ने उसकी आंखों में पलते सपनों को मारना चाहा। जन्म से लेकर आज तक, बच्ची होने से लेकर महिला तक, कुछ ना होने से लेकर बहुत कुछ हो जाने तक उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा, अपनी पहचान के लिए, अपने नाम के लिए और अपने सम्मान के लिए। लेकिन जब उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता था, तो वो बनी मिसाल दूसरी लड़कियों के लिए। उसने की आसान दूसरी लड़कियों की राह, उसने दी हिम्मत दूसरी लड़कियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की। उसने लिखा नया इतिहास इस देश का, इस देश की आधी आबादी के नए नजरिए, नई सोच का। मिलेंगे उससे। एक आदिवासी लड़की जिसको गरीबी विरासत में मिली थी, जिसकी शादी महज 10 साल में कर दी गई ताकि ससुराल में उसका पेट भर सके। लेकिन वहां हालात और बदतर थे। कुछ सालों में ही फूलबासन 4 बच्चों की मां बन गई, लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। गरीबी और मजबूरी ने फूलबासन को हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी। और उन्हीं हौसलों के बदौलत कभी खुद भूखी रहने वाली फूलबासन आज हजारों परिवारों के पेट भर रही हैं। फूलबासन जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हम सब लोगों को बताएं कि क्या करती हैं आप। समाज सेवा। कैसे? समूह बनाता हूँ और गांव-गांव में जाके 2 लाख महिला के संगठन हैं और 12,000 समूह, 25 करोड़ बचत राशि, और में ही हम पूरा समाज में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। शुरू से अगर आपकी जिंदगी की बात करूं, 10 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई? जी मैडम। और वजह यही थी कि पेट भर खाना मिल सके लड़की को? आपको कुछ याद है उस वक्त का? मतलब 10 साल की उम्र तो बहुत कम होती। कभी भी नहीं चाहूँ कि कभी भी कोई बेटी की शादी 10 साल में इसे हो। लड़की है जो एक कच्चा घड़ा की तरह रहती है, वो छोटे बचपन में ही शादी कर दे जाए, और वो भी गरीबी से बचे बर, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। माँ बाप इतना ज़्यादा गरीब रही से कि बोले पढ़ा नहीं सकीस। बार बार खाना मंगन तो रोना है, मल्ला माँ बाप के आँख में आंसू देखूँ। सुबह मंगो तो ले बेटा सो जाओ, शाम के मंगन तो ले बेटा अब सुबह बनेंगे। हम 5 बहन और 2 भाई रहें, सब छोटे छोटे रहें, और माँ बाप ला रोते हुए मुझे लगे कि जो इंसान पढ़ते लिखते वो बहुत आगे बढ़ते। खबर के मैं वहाँ ड्राइवर कंडक्टर, वहाँ गुरु जीवन के जेब में पैसा देखूँ तो मुझे लगे कि मोला शायद मैं भी पढ़ूँ तो मैं भी खूब पैसे कमाऊँ, अपन भाई बहन ला, अपन माँ बाप ला 2 वक्त तक के रोटी खिलाऊँ। एक दिन के बात है, सावन के महीना, पानी गिरत रहा है, बच्चे मतलब खेलते हुए देखे तो इतना ज़्यादा तकलीफ लगी, रोते हुए मैं आया। मैं अपन बाबूजी के हाथ पकड़ के बोले, क्यों आज मोल पढ़ना ही है, मोल स्कूल ही जाना है। लेकिन मोर माँ बाप ये बोली इसकी बेटी हरस पढ़ के का करवे, ससुराल जाना है, चूल्हा फूकना है, ये मोर माँ बाप ही मोला। फिर ओकर बाद में दूसरा चीज़ बोली इसकी गरीब। तो 2 चीज़ से ही मोर मन इतना ज़्यादा प्रभावित पड़ीस कि बेटी और बेटा में फ़र्क, और दूसरा गरीबी। पढ़ाई का खर्च कैसे उठता था? दूसरा जो ड्राइवर कंडक्टर चलने वाला है वो मन कोई 10-5 ऐसे देके और ड्रेस व्रेस लेके बोल कुछ समय तक ही पढ़ाई। फिर माँ बाप गरीबी के ही कारण शादी कर दी 10 साल में ही। 12-13 साल में ससुराल भी भेज दी। जब आए तो मोर पैर में ना चप्पल रहा है, ना एक ठो मोर ढंग से साड़ी नहीं दे रही ने। यहाँ भी गरीबी रही से, और पति दूसरा यहाँ के नौकर काम करे, गैया बकरी चराए। मैं अपन पति के साथ 20 साल तक ले गैया बकरी चरा। 20 साल के बीच में मोर 2 बेटी और 2 बेटा जन्म धरीस। मैं अपन चारों बेटी बेटा मन ला छोड़ के मैं गैया बकरी चरा के आऊँ, तब जब देखो ना तो उतना समय की स्थिति शायद मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकूँ। मैं उठा नहीं सकूँ, या भी मोर बेटी बेटे मन नहीं उठ सके तकलीफ में। किसी ने मदद भी नहीं की आपके अड़ोसी पड़ोस? गरीब के कोई मदद करना नहीं चाहे, सबके माँ बाप है, गरीब के कोई माँ बाप नहीं है। घर में छोटे छोटे बच्चे मन कटोरा लेके जाए कि कम से कम चावल के मार ला दे दो, लेकिन कोई ले दया नहीं लगे। एक दिन मोर मन में लगी इसके मैं माँ हूँ, खबर के मैं जो तकलीफ झेलत हूँ मोर जी से कई हजार माँ बाप हुई। और एक दिन मैं ये कसम खाऊं कि दुनिया में एक लकड़ी
एक लकड़ी ला हर कोई तोड़ सकते, लेकिन 15-20 लकड़ी ला काकरों में ताकत नहीं है तोड़ सके। अब मैं एक माँ नहीं, मैं समाज के एक माँ बन के पूरा महिला मल्ला आगे करूँ और पूरा महिला ला जोड़ के एक ऐसे काम करूँ जो कोई भी भूखे मत रहा है, कोई भी माँ अपन बच्चे ला भूखे मत सुलाए। 2 रुपया पैसा से शुरुआत होए और 2 मुट्ठा चावल, सिर्फ 11 महिला शुरुआत करें तो पूरा समाज विरोध करे लगी। कोई भी निकले तो पूरा गांव समाज बैठाल देवला कि ये औरत ठीक नहीं है, इला बाहर निकले है तो इला घर से अलग निकाल दो। मतलब भूखे मर जाओ लेकिन हाँ, घर लेकिन से बाहर काम करने मत बिल्कुल निकलो। बिल्कुल नहीं जाना है। यहाँ तक कि मोर पति भी मोर घर से बाहर निकाल दे, कई प्रकार के परेशान करीस, परिवार वाले परेशान करीस। बोल लगिस कि मान लो मैं एक मन साथ में झगड़ा करो तो फिर मोर आगे नहीं बढ़न दिए मन, तो गांव के साफ सुथरा शुरू कर दो। मैं गांव के तालाब साफ सुथरा, स्कूल में बच्चे मन के पढ़ाई लिखाई देखना, स्कूल में साफ सफाई करना, कोई बच्चा मन के वहाँ बीमार है तो कर इलाज करवाना, ये शुरू करें। और स्वयं महिला में रक्तदान शिविर लगाएं, स्वास्थ्य शिविर लगाते, गांव इतना सुंदर कर दिन जे घर तक सीमित रही से, तो मन मोल सपोर्ट करे लग गए। 6-7 महीना में मैं अपन गांव वाले के मन जीत ले। मोर मेन उद्देश्य ये रही से कि 11 महिला 2 मुट्ठा चावल में 1 किलो चावल हो सकते। 2 रुपया पैसा है तो 2 रुपया में हम कुछ नहीं कर सकन, लेकिन 1 महीना में 2-2 रुपया 10 रुपया बचा सकते। और 10 रुपया है 10 बहनी इकट्ठा करत हन तो 100 रुपया होते। 100 रुपया से जे बच्चा बीमार है ओकर इलाज करा सकते हैं। अरे वाह। जो बीमार है, जो नहीं पढ़ पाते, ओला हम 10 माँ बन के पढ़ेंगे। जो बच्चा भूखे है ओला हम 10 माँ बन के ओला खिलाएंगे। आज 12,000 समूह है, 2 लाख महिला संगठन है और 25 करोड़ जो रुपया शुरू से 25 करोड़ बचत राशि है। क्या बात, अमेजिंग। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है वो जो सोच, एक छोटे से और आदिवासी इलाके में ये सोच रखना कि बेटियों को कैसे ताकत देनी है। आज आपका जो पूरा महिला समूह है, इतनी हजारों लाखों महिलाओं को आप सपोर्ट कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग सिखाते हैं उनको? जिंदगी जीना, सबसे पहले अपन ऊपर भरोसा करना। और हम रोते रहेंगे आँख में आंसू लेके तो कभी हम रोते रहेंगे, कभी हमारे मन के उद्धार नहीं हो सके। महिला चाहे तो घर गांव समाज ला परिवर्तन कर सकते। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा स्वास्थ्य, बेटी स्वस्थ रही तबे समाज स्वस्थ हो सकते। तीसरा मोर सोच है कि स्वच्छता, तो हमारे राजनांदगांव जिला में पूरा महिला मन बिना शासन के सहयोग से ही स्वयं शौचालय बने और साथ में बाकी दूसरा गांव में भी जा के निस्वार्थ भावना से सेवा करके शौचालय बनाया है। कुछ 95% पूरा शौच मुक्त जिला बन गए, 5% बचे हैं। चौथा चीज है रोजगार, अपन पति ला रोजगार देते, अपन बेटा मन रोजगार देते। फूलबासन जी, एक मैसेज आपको हम सुनवाना चाहते हो, उधर देखिए। पहली तो हमन ला दस्खत करे नहीं आए, अंगूठा छाप रहा तो ओकर हिसाब में हमन पूरा लिखा पढ़ी सीखे, अपन अपन नाम ला सब लिखे। पहली ले तो अब अच्छा हो गए हमार आर्थिक स्थिति, पहली हमार गाँव मन हंसे और अब नहीं हंसे। अभी समूह जुड़े के बाद हमन ला बहुत लाभ मिले और हमें बहुत सम्मान दिए है। एक बात बताइए, हर साल महिला दिवस पर आपके संगठन की महिलाएं उपवास क्यों रखती हैं? महादानव ला हटाएवर। कौन सा महादानव है? नशा। हम माँ ही समझ सकते हैं कि जेकर बेटा रोड में शराब पिए वो एक्सीडेंट होके मर गए। एक पत्नी समझ सकते हैं जेकर पत्नी गर्भवती है, ओकर पति एक्सीडेंट होके शराब पी पड़े है। बेटी के साथ मारपीट होते, कोई बेटी के साथ बलात्कार होते, एक नशा के कारण ही तो होते। अब ये दूर करे बर ही हमन पूरा 2 लाख महिला उपवास रही थन हर महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन। और पूरा गाड़ी में भर के पूरे जिला के महिला मन खुद के पैसा से हम समाज ले ही हाथ जोड़ के कहते कि अब नशा से दूर रहो। और सब मिल के गांव में जो अवैध कच्चा शराब बनते और 12 बजे 1 बजे रात को जाके छापा मारते, लकड़ी लेके वो गांव में जाके वो हाड़ी फोड़े काम करते। जो शराब बनाने वाला है वो सीधा थाना में लाके शराब ला भी लाते और वो जो बनाने वाला भी लाते। 625 गांव नशा मुक्त हमारे बने हैं। बहुत बढ़िया। और आज पूरा जिला में चला थे, राज्य में चला थे। एक मैसेज और सुनवाते हैं आपको। 2001, 2002, 2003 इन 3 वर्षों में काफ़ी लंबा सफ़र राजनांदगांव की महिला समूहों ने तय किया
और वहाँ पर फूलवासन की भूमिका बहुत अग्रणी और प्रमुख रही और उनके इन असाधारण कार्यों के कारण ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। फूलवासन जी, कभी सोचा था अपनी बचपन की वो गरीबी से आप कैसे निकल के आई और आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, कभी सोचा था? नहीं, कभी एक सपना में ही यानी कि मैं राष्ट्रपति के साथ में बैठ के खाना खात हूँ, या फिर बड़े बड़े प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ, या फिर हीरो बड़े बड़े प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी जैसे, यानी बड़े बड़े धर्मेंद्र जी के साथ या सलमान आजमी जी के साथ। कभी सोचे ही नहीं रहो। मैं तो 5-6 महीना में कभी बाल में कंघी करना भी मुश्किल रहा है। दिन और रात जंगल जंगल घूमने वाला है, लेकिन मन में ढील इच्छा शक्ति और लगन इंसान के पास और खुद के प्रति विश्वास हो जाए तो इंसान कहीं से कमी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सोच है। फूलवासन जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आज, और आज आपके संगठन से लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। हम उम्मीद करेंगे करोड़ों जुड़ें, और सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी जुड़ें, और आपका संगठन और उसका काम देश के कोने कोने तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आई। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, ताकि आप हमेशा हमें याद रख सके। हमें तो आप हमेशा याद रहेंगी। जब मैं दिल्ली में आई थी तो इंग्लिश की वजह से मैं इंग्लिश में इम्प्रूव नहीं थी, तो मुझे निकाल दिया जाता था ऑफिस से। जिस समाज में चंद कट्टरपंथी लड़कियों के छोटे कपड़ों पर, नाचने गाने पर, फिल्मों में काम करने पर, हर काम हर बात पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं, लड़कियों को पर्दे में छुपाने, घर में कैद रखने की वकालत करते हैं, उसी समाज में फिर मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां निकलती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, डर को पीछे छोड़ निकलती हैं और ये साबित करती हैं कि वो अपने पे आ जाएं तो खुद की क्या, दूसरों की भी रक्षा कर सकती हैं। आइए मेहरुन्निसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी में। मेहरुन्निसा, बाउंसर अभी भी एक ऐसा प्रोफेशन है कि बहुत लड़कियां मेरे ख्याल से इसमें नहीं आती होंगी। हाँ, आप कैसे आई? जिस टाइम मैं आई थी इस लाइन में, तब कोई भी नहीं होता था। सब सिक्योरिटी गार्ड ही थी लड़कियां, तो सब जब जेंट्स बाउंसर आते थे ना तो लड़कियों को पीछे कर दिया जाता था। तो मुझे इतना गुस्सा आता था ना, मैं बोलती थी मैं आपसे हैवी बाउंसर हूँ। सोनू निगम का प्रोग्राम था ये पुराने क्लब में, किसी से पब्लिक नहीं संभाली जा रही थी। मैं स्टेज पे गई, सबको मैंने पीछे कर दिया, सब हैरान रह गए थे कि इस लड़की ने पूरा संभाल लिया। थैंक यू। बहुत सारे घरों के लोग नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी बाउंसर बने, हाँ, क्योंकि नहीं ऑर्डार्स चाहते। की नौकरी भी आसान नहीं है और लड़कों की तरह आपको एकदम गेटअप में रहना है। कैसे हुआ आपका ये? मुझे भी सबने बोला कि इतनी नाइट को ड्यूटी करने जाते हो और कैसी जॉब है, तो मैं सबसे ये बोलूँगी क्लब की जॉब है या कहीं की भी जॉब है, अगर लड़की सही है और अपने पे हिम्मत है, उसके अंदर दम है, हौसला है, तो वो कुछ भी कर सकती है। परिवार में विरोध हुआ? परिवार में भाई ने स्टार्टिंग में किया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मैं सबसे टकरा जाती हूँ, हर किसी से लड़ाई कर लेती हूँ, ये भी नहीं कि मैं अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाऊंगी। कैसे साबित किया अपने भाइयों के सामने? भाइयों के सामने मैंने समझाया उनको काफ़ी हद तक कि मैं क्लब में जॉब करती हूँ तो सब मेरी ज़्यादातर रिस्पेक्ट करते हैं, गेस्ट आते हैं, ड्रंक होते हैं, लेकिन वो हम लोगों की कभी बेइज्जती नहीं करते। तो आप मारपीट कर लेती हैं? मैं कर लेती हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज में थी एनसीसी में ज्वाइन की थी, तो जब यूनिफॉर्म लेके गई घर पे, मैं भूल गई थी कि पापा पढ़ाई के खिलाफ हैं। मैंने जाके दिखाया, अब्बू मैं उसमें एनसीसी में ज्वाइन किया और मैं फर्स्ट आई हूँ। उन्होंने देखा और उन्होंने उठा के उसे चूल्हे पे रख दी। 3 दिन तक तो मैं मतलब बेहोश था, ऐसे मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई गम में। जब मैं दिल्ली आई, मुझे पता नहीं था कि मैं बाउंसर बनूंगी।
स्टार्टिंग में जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो मुझे लगा सिक्योरिटी की जॉब है, मैं एमए करने के बाद मैं ये नहीं करूँगी। अच्छा, एमए किया हुआ है। हाँ, तो मैंने देखा सेलिब्रिटी के साथ जाना होता है, वाओ ये तो सही है। वापस पुरानी बात अगर करें तो अब्बू ने वो एनसीसी की ड्रेस क्यों जला दी थी? उनको पसंद नहीं था कि मेरी बेटियाँ जॉब करेंगी बाहर जाकर। अच्छा, पढ़ने तक उनको कोई आपत्ति नहीं थी, पढ़ाई कर लो? पढ़ाई भी नहीं करने देते थे वो, स्कूल नहीं जाने देते थे, और छुप छुप के पढ़ते थे। 12th क्लास जब मैंने क्लियर किया तो जब मेरा न्यूज़पेपर में आया ना, मेरा और मेरी सिस्टर का पिक आई, तो पापा को देख के बोला, शौकत वाह तुम्हारी बेटी ने 12th क्लास किया है। तो पापा को अब गिल्टी फील हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटियों के साथ सही नहीं किया। उन्होंने इतना पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने लाइट भी कटवाई, लेकिन हमने पढ़ाई के पीछे नहीं रहे, हम पढ़ने लाइट के लिए। कटवा दी? हाँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि हम लोग पढ़ें। पापा को फील होता था कि नहीं मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा नहीं, बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। तो आपको ये लगता होगा कि शायद घर से और सपोर्ट मिल जाता हाँ, तो मैं पुलिस कुछ में जा कर सकती है। आर्मी के नौजवान जाते थे ना रोड से, तो हम खड़े होके बोलते थे हम भी भैया आएंगे, 2-4 का तो हम भी मार ढेर। So sweet. इधर देखिए, खुश रहो बेटा। आइए। आज अपनी बेटी पर फख्र होता है शौकत जी? सुभान अल्लाह, बहुत बहुत फख्र होता है। मेरी बेटी ने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो पहले मैं डरता था, और मेरा उस वक़्त दिमाग बिल्कुल ऐसा था जैसे एक तालाब में दबी हुई मछली होती है। तो मैं डरता था मेरी बच्ची मैदान में जाएगी, इसको ख़तरा हो सकता है। उसके बाद मेरी बच्ची ने मुझे कहा कि अब्बू आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम आपकी इज्जत है, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। इस बात पर मुझे खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया और इसको इजाज़त दी। ये मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आई है, क्योंकि क्या होता है कि आप यहाँ बैठी हैं ना, आपको देखकर आपको अंदाजा भी नहीं कि कितनी और लड़कियाँ, खासकर छोटे शहरों में, मैं तो गाँव में। अपने उन भाइयों को जो बेटी के बाप हैं, उनको भी इस बात को कहना चाहूँगा, उनको दावत दूंगा इस बात की कि भाई आप घबराओ मत, ये मैदान बेटियों का है। इन्होंने कड़कती धूप देखी है, मतलब इन्होंने हालात, भूख प्यास के सब कुछ देखे हैं। मैं रोता बिलखता देखा इनको, सैकड़ों जगह इन्होंने अप्लाई किया होगा नौकरी के लिए। जी। जब मैं दिल्ली में आई थी तो इंग्लिश की वजह से मैं इंग्लिश इम्प्रूव नहीं थी, तो मुझे निकाल दिया जाता था ऑफिस से। काफ़ी बार तो सोचती थी अभी आत्महत्या कर लूँगी, इतना अपने आप में मतलब बुरा फील करती थी। फिर जब मैं इवेंट ले जाने लगी तो लगने लगा कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कर सकती हूँ। और अब ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली को संभालती हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, मैं मेरे पे बोझ नहीं है। उन्होंने मैं जब छोटी थी अब इतना बड़ा किया, तो मैं क्या अपना फ़र्ज़ नहीं अदा कर सकती? इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि अपने परिवार को पाल सकती हूँ। वाकई मुझे लगता है वो वक्त आ गया जब हम ये सोचना बंद करना होगा कि माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की होती है। अगर बेटी की परवरिश की है, बेटी को पढ़ाया लिखाया है, तो बेटियों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आपको शुरू में नौकरी करनी थी तब घर में एक मजबूरी भी आ गई थी, बहन के साथ कुछ हाँ, ऐसा बहन का एक्सीडेंट हो चुका था, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया था क्योंकि वो अपाहिज हो चुकी थी। एक पैर में पूरे में रोड पड़ी है उसके 3 बेटे हैं। तो भाई ने बोला कि देखो हम बहन को रख सकते हैं, बच्चों को हम नहीं रखेंगे। तो हम दोनों बहनों ने बोल दिया कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम दोनों हैं, हम संभाल लेंगे अपने घर को। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है सुनकर। और शौकत जी, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि हम यहाँ हिंदू या मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदुओं में भी छोटे शहरों में या माता पिता में डर होता है, बड़े शहरों में भी बच्ची की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो आपको समाज के ताने भी सुनने पड़े होंगे कि क्या कहाँ बेटी से काम करा रहे हो, बेटी की कमाई खा रहे हो। जी, मकान तो बाहर से बहुत रंग बिरंगी दिखता है, उसके अंदर का हाल, वो खंडर बना हुआ है या क्या आलम है अंदर उसका, वो नहीं दिखता। ये तो बच्चियां मेरी आगे आई हैं, मेरा हौसला बढ़ा है। तो आप ये बात दूसरों को बोलते हैं जो आपको ताने मारते हैं? बेशुमार बोलता हूँ। लोग जाकर दरगाहों पे, मंदिरों में हाथ उठाते हैं, दुआएं मांगते हैं एक बेटा ही हो जाए। अरे वही बेटा तुम्हें दगा दे जाएगा तो फिर इज्जत कहाँ की रह जाएगा। बेटी तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगी, बेटी बुरे वक्त में काम आएगी, और ऐसा हुआ है। कभी तुम्हारे कैरेक्टर पर इस तरह से सवाल उठे कि क्या कभी देर रात जाना पड़ता होगा या क्लब्स में जाती है तो जहाँ लोग शराब पीकर आते हैं, तो तुम्हारे कैरेक्टर पर भी बहुत बार लोगों ने सवाल नहीं उठाया? पड़ता,
काफ़ी बार उठा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मस्त आते चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। कभी अब्बू ने तो नहीं पूछा कि बेटा लोग ऐसा बोल रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं लोगों को? अब वो रोते थे तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था। फिर मैंने समझाया कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ और ना मैं कभी हौसला बिल्कुल भी खोऊंगी कि मैं आपको कभी किसी को मौका दूंगी कि आपकी बेटी वहाँ पे थी, ये मैं कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी अब्बू कि जिससे आपको किसी के आगे नज़र नीचे करके बात करना पड़े। आखिरी में आपसे अगर एक सवाल पूछूं मैं, क्या कभी आज अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो अफसोस होता है कि बिटिया की एनसीसी की ड्रेस अगर जला दी थी या पढ़ने से रोकने की कोशिश की तो ना करता? बहुत दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है और ये भी अफसोस होता है कि मेरी उस वक्त सोच था आज मेरी बच्ची भी साथ कुछ बुलंदी पर होती। शायद आज आर्मी में होती है, पुलिस में होती है। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी, सिर्फ मेरे डर ने इसको मेरे बच्ची को दबा दिया। शौकत जी की बातें सुनकर शायद और बहुत सारे माता पिता को इंशाल्लाह एक सबक मिले कि वो अपनी बच्ची को ऐसे रोकने की कोशिश ना करें, उसके कदम आगे बढ़ने दें, उसको उड़ने दें तो पता नहीं क्या हासिल करेगी। हर बेटी मेहरुनिसा, हमारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। खूब तरक्की करो जिंदगी में अपने, अब तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला है। खूब उड़ो, खूब सपने देखो, उन्हें पूरा करो। हमारी तरफ से एक तोहफा तुम्हारे लिए। जब मैं 5वीं पढ़ी थी उसके बाद मेरे पापा कह रहे थे कि अब पढ़ाई नहीं करना, बस 5वीं ही लड़की के लिए पढ़ाई होती है। मैं जब 7वीं पढ़ रही थी तब मेरी शादी हो गई थी। एक मजदूर की बेटी मीरा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसके कंधों पर समाज को बदलने की जिम्मेदारी होगी। वो अपनी कलम की ताकत से समाज को आईना दिखाएगी, उन लोगों को इंसाफ दिलाएगी जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज बनेगी जिनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। मीरा, जिसकी शादी महज 15 साल की उम्र में ही हो गई थी, आज एक मिसाल है देश की हर उस लड़की के लिए जो कुछ करना तो चाहती है मगर हालातों के आगे अक्सर घुटने टेक देती है। आइए मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीरा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सारे ऑडियंस को, और यहाँ बहुत सारे मास कॉम के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप बताएं आप क्या करती हैं? मैं खबर लहरिया अखबार में काम करती हूँ। लीज में 2006 में काम शुरू की थी। खबर लहरिया क्या करता है? खबर लहरिया एक अखबार है जो यूपी के कई ज़िलों से निकलता है और जिस भी ज़िले से खबर लहरिया है वहाँ की स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में निकलता है। मीरा, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, आप एक मजदूर की बेटी हैं, अपने बचपन की कुछ बातें आप बांटना चाहेंगी? कैसा था बचपन, क्या क्या संघर्ष थे? मेरी मम्मी भी बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है और मेरे पापा मजदूर हैं और फिर मजदूर और फिर 6 लड़कियां, तो ये सारी चीज़ को देखते हुए उन्होंने सोचा कि मैं शादी करता जाऊंगा। जब मैं 5वीं पढ़ी थी उसके बाद मेरे पापा कह रहे थे कि अब पढ़ाई नहीं करना, बस 5वीं ही लड़की के लिए पढ़ाई होती है। मैं जब 7वीं पढ़ रही थी तब मेरी शादी हो गई थी। 14-15 साल की रही होंगे आप? क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी। मैं उनको नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने ये मेरे साथ ऐसे गलत किया। तो जब मेरी शादी को रिश्ता आया हुआ था तो मेरी मम्मी ने उनसे भी यही बोला था कि मेरी लड़की आगे पढ़ना चाहती है। तो उन्होंने कहा था, मेरी फैमिली ने कि ससुराल की फैमिली ने ये एक्सेप्ट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको पढ़ाना है। 2000 में तो मैंने हाई स्कूल की तो मैं फर्स्ट क्लास पास हुई। 60% जो मेरे प्रिंसिपल थे उनको भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि हम इसके फीस ही माफ़ कर देते हैं और इसको आगे पढ़ाना है। 12वीं में जब मैं थी तो उस समय मुझे बेटी हो गई। तो मुझे लगा कि अब ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं और मुझे भी कुछ काम करने की ज़रूरत है।
तो फिर मैं BA सेकेंड ईयर का पेपर दे रही थी। उसी समय हाँ खबर एरिया में जगह है काम के लिए, तो मैंने एप्लीकेशन डाला, मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्ट हो गई। क्या बात है। तो और फिर इसके बाद मैं 3 महीने के बाद पत्रकार के पोस्ट पर आ गई और फिर साल भर के अंदर ही मैं संपादन के काम में जुड़ने लगी। फिर सारी हमारी ट्रेनिंग्स हुई, मतलब मन में यह था कि हाँ कंप्यूटर भी सीखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी था कि जब हमारा प्रोडक्शन होता था तो कंप्यूटर ऑपरेटर बाहर से आता था, वो अक्सर हमें डराता, अगर आप छू भी ली तो ख़राब हो जाएगा। पर मेरे मन में था कि नहीं, मुझे इसको तो सीखना है, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ तक होता है मुझसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं उसको छोड़ दूँ ऐसे कि नहीं आ रहा है मुझे, क्या मतलब है। तो मैं नौकरी के लिए शुरू में आपके पति का विरोध था कि हाँ, नौकरी मत करो? कुछ ऐसे बना हुआ है कि महिला आगे नहीं निकल सकती, पत्नी आगे नहीं निकल सकती, ये क्या है, घर के अंदर रहना चाहिए, लड़ाइयाँ होती रहीं। पर मैं उन सब को झेलते हुए 5-6 महीने तक चला, लेकिन उसके बाद तो फिर उनका ऐसे सपोर्ट मिला कि उन्हीं के कारण मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो मैं अपने पति के कारण और अपने ससुराल मायके फैमिली के कारण मैं यहाँ तक आई हूँ। वाकई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है कि परिवार का भी इतना ही सपोर्ट मिले, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे इलाकों में कई बार परिवार कितना भी सपोर्ट कर ले लेकिन समाज के दबाव में आ जाते हैं। और खासकर पत्रकारिता जो आपने मतलब प्रोफेशन भी चुना वो आसान नहीं था, ज़िंदगी आसान नहीं होती। कई बार घर से निकलें तो पता ही नहीं वापस कब आएंगे, कौन सी स्टोरी पर जा रहे हैं, लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये सब भी बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ। जब हम प्रोडक्शन होता था खबर एरिया में, जब प्रिंट था तो ऑफिस से निकल करके 2 बजे 3 बजे रात को जाना घर, और फिर या तो 2 दिन 3 दिन वहीं ऑफिस में ही रुके रहना। तो बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि पता नहीं क्या होता है, वहाँ रात में रुकते हैं, क्या क्या होता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। आप विश्वास को बनाए रखिए अपने परिवार में, मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। धमकियाँ, हमले होना, ये सब? जी ये तो आम बात है ना पत्रकारिता के क्षेत्र में। डर नहीं लगता कभी मीरा? इतना डर नहीं लगता कि डर करके मर जाऊं, लेकिन डर तो लगता है, डर तो सबके अंदर होता है। कभी लोग रिश्वत भी ऑफर करते हैं कि तुम ये पैसे ले लो और खबर दबा दो? अरे बिल्कुल, हम उन लोगों को ये बोलते हैं, ना हमें दीजिए ना किसी मीडिया को दीजिए। बहुत मुझे लगता है मीरा की बातें बहुत सारे उन पत्रकारों के लिए भी एक सबक है जिन पर ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो अपनी स्टोरी दबाने के लिए पैसे लेते हैं। मीरा आपके लिए एक मैसेज है, उधर देखिए। नहीं भैया, हमारे गांव में का है, गोपरा गांव है नरेली ब्लॉक में, वहाँ पे टीवी हुई थी, कोई भी आदमी नहीं आया आज तक न गया था। जब दीदी गई खबर उन्होंने छापी, तब उनकी जब छापने के बाद इनकी खबर से DMEM आए तो आज बढ़िया इलाज हो रहा है। इस गांव में आपने कहीं पर टीबी फैल रहा था, उसकी आपने रिपोर्टिंग की थी? 4-5 बारी गए, पूरा प्रशासन हिल गया और पूरा जो वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था थी वो पूरी हिल गई। अच्छा बताइए, अखबार के बाद जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और अब सब महिलाएं आपके यहाँ सब रिपोर्टर स्मार्टफोन्स लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है रिपोर्टिंग करने में? अभी भी ये है कि लोग उतना सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है अरे मोबाइल है, हो सकता है अपने व्यक्तिगत काम के लिए कर रही हो। लेकिन बहुत ऐसे हो रहा है कि हम कर रहे हैं, आगे हैं, और जहाँ पर अगर मेरा कैमरा, मेरा मोबाइल नहीं पहुँच रहा, मैं अपने स्टिक लगाती हूँ और फिर उससे फिर मैं करती हूँ। आज ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये सब इनमें से बहुत सारे पत्रकार बनने वाले हैं, तो आप इनको आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपको सच्ची में पत्रकारिता करनी है तो फिर आपको ये घूस के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। फिर जो मज़ेदार स्टोरी है वो कभी आपकी ओपन नहीं होगी। मीरा, मैं एक पत्रकार हूँ, पिछले बहुत सालों से एक पत्रकार हूँ, ये पत्रकार बनने वाले हैं, बट आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई आप जैसी महिलाएं, आप जैसे पत्रकार हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। और आपने कहा कि आपका कद बड़ा नहीं है, आपका कद बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़े नामी पत्रकारों से बड़ा है, क्योंकि आपने एक ईमानदारी से अपना काम किया है और
बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही काम करती रहिए। सो ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। कोई ऐसे पकड़ ले आपको तो कैसे बचाओगे? पहले एक दरिंदे ने दिल दहलाया, फिर एक दोस्त ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। ना अपनों ने बख्शा, ना परायों ने। और ये कहानी सिर्फ उषा की नहीं, हमारे देश में हजारों लड़कियों की होती है। लेकिन सिर्फ उषा जैसी लड़कियां ये सोच पाती हैं कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और सिर्फ सोचती नहीं है, कुछ करती भी है। उषा ने शुरू की रेड ब्रिगेड। इनकी रेड ब्रिगेड के बारे में जानने के बाद लड़कियां छेड़ने के शौकीन लोग 2 बार सोचेंगे जरूर। ध्यान से सुनिएगा इनकी कहानी। उषा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं रेड ब्रिगेड क्या करती है। रेड ब्रिगेड जो काम करती है बेसिकली लड़कियों में आत्मविश्वास लाने का काम करती है। और जो हमारा तरीका होता है, हम सेल्फ डिफेंस के माध्यम से उनके अंदर वो विश्वास लाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां हैं, और मैं भी ज़्यादातर लड़कियां उसमें सर्वाइवर हैं, तो हम लोगों ने जो है ये काम जो शुरू किया है, तो उसमें ये होता है कि हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के माध्यम से ही उनमें जो ताकत है वो लाते हैं। वो इतना सीख जाती हैं कि अगर कोई उनसे प्रश्न करता है तो वो आंख में आंख डाल करके उनका जवाब दे सके। अगर सड़क पे कोई हादसा होता है तो उसका जवाब दे सके। उनके साथ जो भी अगर घटना होने वाली होती है तो उसके पहले ही वो तैयार रहें। जी, आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियां इंक्लूडिंग यू, आप सर्वाइवर हैं। जी। तो मैं चाहूंगी कि अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। क्या हुआ था आपके साथ जिसकी वजह से आपको लगा कि एक रेड ब्रिगेड जैसा एक संस्था शुरू होनी चाहिए? 2005 से ये कहानी शुरू होती है। 2005 में मैं एक स्लम्स बस्ती में बच्चों को पढ़ाती थी, और उसमें एक टीचर भी था मेरे साथ जो पढ़ाता था। और 2006 में मेरी एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, और वो बच्ची मात्र 11 साल की थी। और कोई FIR नहीं हुआ क्योंकि सगे चाचा ने किया था, तो वो घर का मामला सेट हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए पहली घटना थी कि मैंने उसको अपनी आंखों से सामने देखा था। और 6 महीने बाद जो टीचर था उसने मुझ पे अटेम्प्ट किया। और ये दोनों ही चीज़ को लेकर के मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि 1 साल के लिए मैं ट्रामा में चली गई। मतलब 1 साल मेरा चला गया। और 1 साल के दौरान अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पुरुष नाम से इतनी चिढ़ हो गई थी कि मैं अपने पिता से भी नफरत करने लगी थी। कि मैं अपने पिता को भी देखना पसंद नहीं करती थी। कई बार उनको मार दिया। अगर मुझे वो दौरे आते थे, मैं किसी को भी उठा करके फेंक देती थी। तो ये करीबन 1 साल चला। और उससे जब मैं 1 साल के बाद जब ये निकली तो ये मुझे लगा कि जब मैं ही सुरक्षित नहीं रहूंगी तो मेरे पढ़ने का, मेरी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकूं। तो शुरू तो मैंने अपने से किया था, लेकिन इसमें ये हुआ कि क्या करें। उस समय उम्र भी बहुत छोटी थी, तो समझ में नहीं आता था क्या करें। तो नुक्कड़ नाटक करना, अवेयरनेस के कार्यक्रम करना, रैली निकालना, प्रोटेस्ट करना, जो भी समझ में आता था हम करते थे। 2010 में मैंने एक वर्कशॉप करवाया जो कि जेंडर पे था, और उसमें 55 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। और तब तक तो ये था कि हम बाहर असुरक्षित हैं, घर में हमारी पूरी सुरक्षा होती है। लेकिन 55 में से 53 लड़कियों ने एक्सेप्ट किया कि जो सेक्सुअल वायलेंस जैसी घटना, रेप जैसी घटना उनके चाचा ने, मामा ने, पापा ने घर में ही किया है।
तो उस समय तो बिल्कुल ऐसा झटका लगा कि हम बाहर की बात करते हैं कि बाहर हम असुरक्षित हैं, लेकिन घर में ही सबसे ज़्यादा जो घटना हो रही है वो सबसे ज़्यादा घर में ही हो रही है। तो हमारे लिए कौन सी दुनिया है जो जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फिर हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया और इस तरह हम करते रहें। और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जब नुक्कड़ नाटक करते हैं तो हमको एक ड्रेस चाहिए ताकि लगे कि एक ग्रुप है। तब तक हमारा कोई नाम नहीं था। और फिर ये डिसाइड हुआ कि रेड एंड ब्लैक चाहिए। तो फिर लड़कियों ने बोला कि काला और लाल ही क्यों, अगर कोई पूछ ले तो। फिर लड़कियों ने ये बोला कि लाल का मीन्स होता है संघर्ष और खतरा, और ब्लैक मीन्स होता है विरोध, कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करेंगे। तो ये रेड एंड ब्लैक का ये मानक रखा गया और इस पे हम लोग काम करना शुरू किया। जब हम निकलते थे तो जब लड़के कमेंट करते तो फिर कई बार हम लोग पुलिस में कंप्लेन करने गए तो पुलिस ने बहुत अच्छा सा नियम बताया, तो आप बाहर क्यों निकलती हैं, कपड़े ढंग से पहनिए। अच्छा, ये पुलिस वाले बोल हाँ, पुलिस वाले, अगर नंबर पे कोई परेशानी है तो ठीक है नंबर चेंज कर लीजिए। मतलब सारे नियम हमको ही बना करके भेज दिए और हम लोग इससे काफ़ी परेशान, क्योंकि जो हमारे साथ लड़कियां हैं वो टीनेज गर्ल हैं और वो क्या होता है था, जहाँ से स्कूल जाती थी मारुति से जाते तो जो स्थान से जहाँ से भाई आती थी फिर वहीं पे उनको खड़ा रहना पड़ता था। तो ग्रुप में लड़के उनको परेशान करते, तो बहुत परेशान होकर के हम लोग ने कई बार कोशिश की पेरेंट्स को बताने को। समाज देख रहा था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पुलिस को भी बोला, कोई फ़र्क नहीं। तो लड़कियां एक दिन परेशान होकर के उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनका बिल्कुल गुस्सा फूट गया तो जो लड़का उनको परेशान करता था उसको पकड़ के उसकी पिटाई की 11 लड़कियों ने। और उस दिन से थोड़ा सा ये हिम्मत आया कि जब हम स्कूल जाते थे या फिर कॉलेज जाते थे तो जो लड़के वहाँ खड़े होते थे तो वो उस दिन से खड़े नहीं होने लगे और थोड़ा सा साहस आया लड़कियों में कि हाँ ये ठीक किया हमने। और फिर जब हम ऐसा ही कई बार हुआ, 3-4 बार लड़कों को पकड़ के धुलाई कर दी क्योंकि ये इसलिए करना पड़ा कि भाई हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमको तो अपने आप को बचाना है। तो कई बार ये हम लोग ने सोचा कि समाज के सामने उसको बेइज्जत करेंगे, लेकिन आज तक तो कोई पुरुषों पे गाली बनी ही नहीं है। अगर हम उस लड़के को गाली देते हैं तो उसकी माँ को, उसकी बहन को, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो जब हम ये ड्रेस पहन के निकलते थे तो लोगों ने फिर ये कमेंट करना शुरू कर दिया, ओहो रेड ब्रिगेड जा रही है, अय हाय पावरफुल रेड ब्रिगेड। तो हम लोगों को नाम बड़ा अच्छा लगा और हम लोगों ने ये अपना नाम रेड ब्रिगेड रख लिया। ऐसे शुरुआत हुई रेड ब्रिगेड। क्या बात है। मतलब उषा एक मैसेज सुनवा के। जब से रेड ब्रिगेड से जुड़े तब से बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर कि कोई अगर छेड़ेगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उसको पलट के जवाब भी दे सकें, अब तो इतनी हिम्मत है कि पलट के जवाब के उसको मार भी सकते हैं। तो ये फर्क आया है रेड ब्रिगेड से जुड़ने के बाद में। हम लोग जब भी स्ट्रीट पे जाते थे तो बहुत छेड़छाड़ होती थी हम लोग के साथ। अब हम लोग को लगता है कि अगर हमको रात में 10 बजे भी अकेले जाना है तो हम आराम से जा सकते हैं, और अगर 4 लड़के हैं तो आराम से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। उषा, घर की लड़की जब कुछ भी अलग करने की कोशिश करती है, थोड़ी सी बहादुरी दिखाने की कोशिश करती है, तो समाज बहुत ताने देता है, परिवार को, माता पिता को। आपके परिवार को भी सुनना पड़ा आपकी वजह से? समाज जो सोचता है कि लड़की बोले नहीं, झुक के चले, घर में रहे, तो उसमें मैं कहीं फिट नहीं हो रही थी। तो समाज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो इससे अलग काम करती हैं वो सिर्फ एक ही काम करती हैं या फिर बाहर जा कर के धंधा करती हैं। तो वो एक गाली के रूप में हमेशा मुझे सुनना पड़ता था। मम्मी को जब ये सुनने में आता था तो जब हम रात में पहुंचते थे तो पहले मम्मी मेरी बाहर खड़ी होकर के 50 गालियां देती थी मुझे कि तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं उसको सुन लेती थी क्योंकि समाज का भी सुन रही थी और घर का भी सुन रही थी। लेकिन मैंने काम करना बंद नहीं किया और पापा हमेशा सपोर्ट में रहते थे, ठीक है अच्छा कर रही हो। कहाँ काम कर रही है रेड ब्रिगेड? अभी तो लखनऊ में ही हमारी ऑफिस है और लखनऊ में ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम ट्रेनिंग जो देते हैं वो देश में कहीं भी बुलाए जाते हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने 45,000 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। वाह, कहाँ पर? सब लखनऊ? पूरे देश में। अरे वाह, वंडरफुल। 1 मिलियन कैंपेन आपने जो शुरू किया है वो क्या है, क्या मकसद है उस कैंपेन का? एक हम लोग ने टारगेट रखा है कि 1 मिलियन 10 लाख लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग देंगे हम लोग, सेल्फ डिफेंस की। और अभी हम लोगों ने जो अभी का हम लोग का प्लान चल रहा है कि
क्योंकि एक ऊषा से काम चलने वाला नहीं है देश में, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हर जगह ऊषा ही हो। तो अभी हम लोग टीम 100 की तैयारी कर रहे हैं। हम 100 लड़कियों को तैयार कर रहे हैं ट्रेनर के रूप में, ताकि वो देश में कहीं भी जाए और वो ट्रेनिंग दे। तो आज फिर जोड़ लें 1-2 लड़कियों को यहाँ पर, हु वुड वांट टू वॉलंटियर? कोई एक आ जाइए आप में से। मान लीजिए कोई ऐसे पकड़ ले आपको, तो कैसे बचाओगे? और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं कि जब किडनैप होता है तो आपका पैर पकड़ के वो घसीटना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपका पैर घसीट रहा है तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? जब हमको कोई ऐसे पकड़ता है तो क्या तरीका होता है वो बचने का? क्योंकि उसमें ना आपका एल्बो काम करेगा और ना ये पैर काम करेगा। तो अगर आपको कोई ऐसे पकड़े है तो सिंपल से आप थोड़ा सा साइड होइए और उसके पर्सनल पार्ट पे मारिए। जैसे आप मारेंगे वो झुकेगा, देन फिर एल्बो, और फिर उसके बाद घूम के देन आंखों पर स्क्रैच कीजिए। क्या ये तरीका होता है। वंडरफुल। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू उषा, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से। ओह माय गॉड, थैंक यू। मुझे यकीन है कि आज जिंदगी लाइव की इन मेहमानों की कहानियों, इनके सपनों, इनके संघर्षों, इनकी सफलताओं में कहीं ना कहीं आपको अपनी कहानी का कोई पन्ना दिखाई दिया होगा। हो सकता है आज इनकी बातें सुनकर आपको अपनी जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ परेशानियों के हल मिले, आपकी टूटती हिम्मत को नया बल मिले, लड़खड़ाते कदमों को सहारा मिले। और अगर कोई भी ऐसी बेड़ी है जो इस वक्त आपके कदमों को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उस बेड़ी को तोड़ने की ताकत मिले। हम तो आज हर लड़की से यही कहना चाहेंगे कि किसी पर्दे में अपने सपने को मत छुपाना, किसी दहलीज पर मत रुक जाना, किसी ताने से मत हार जाना। याद रखना कि जो लोग आज तुम्हारे कदम रोक रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी राहों में फूल बिछाएंगे। जो आज तुम्हारी आवाज दबा रहे हैं, वही तुम्हारी शान में कसीदे सुनाएंगे। जो आज तुम्हें झुका रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे। बस तुम्हें अपने सपनों को जिंदा रखना है, हौसलों को बुलंद रखना है, कदमों को चलते रखना है और नजर मंजिल पर रखना है। फिर देखना कैसे होती है तुम्हारी जिंदगी लाइव। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।